ऊपर। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे पार्लिमान के ज़रिए पास किए गए उस कानून की जिसका मकसद है हक़ मालूमात की हुक्मरानी को यकीन बनाना, और वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। क्या है ये कानून और आप किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने में इस कानून ने अब तक क्या रोल अदा किया है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील बुशरा परवीन साहिबा, और हमारे साथ दूसरे ख़ास मेहमान हैं RTI एक्सपर्ट देवेंद्र कुमार सिंह साहब। आप दोनों का हमारी आज की इस खास पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैडम, जब हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की, तो कितनी बड़ी तादाद में जब से ये कानून बना है उसके बाद आज तक क्या नज़र आता है, कितना फ़ायदा लोगों ने इसका उठाया है, अब तक कितना फ़ायदा हासिल किया है? देखिए, इस कानून का तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है 2005 से लेके अब तक। जितना भी आप देखें कि इंफॉर्मेशन लोगों को आती है, या विसल ब्लोअर जैसे हम कहते हैं कि स्कैम हुआ है, तो स्कैम हुआ है में उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? कई जैसे जर्नलिस्ट का होता है एस्पेक्ट, वो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं या जैसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए उसके बेसिक्स के लिए, जैसे मैं किसी काम के बारे में जानना चाहती हूँ, या मान लीजिए आप एक किसी इंस्टीट्यूशन के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर उसके पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अब तक किसी को पता नहीं थी कि आपने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी आपको पता है कि कितनी पोस्ट खाली हैं और कितना आपको पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब ऑनलाइन इस एक्ट के थ्रू पोस्ट करना ज़रूरी हो गई है। सारे डिपार्टमेंट्स को आपने हिदायत दी है इस एक्ट के थ्रू कि अपना जितना भी मटीरियल्स है, आपके सर्कुलर्स हैं, आपके जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स हुए, सर्कुलर्स हो गए, या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको आम करना पड़ेगा, उनको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। और इस डिजिटल एज में जहाँ पर हम हमेशा अपने फ़ोन्स और उस पर रिलाई करें, इंटरनेट पे रिलाई करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होने से इस एक्ट के थ्रू आपको रेडी टू हैंड रेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी, दूसरे के लिए भी। और एक अवेयरनेस बहुत बड़ी है, आप देखा जाए तो इस एक्ट के आने के बाद भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है लोगों में अपने राइट्स को लेकर, और अपने राइट्स को एक्सरसाइज कैसे करना है, और मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ कर या उसके तहत डॉक्यूमेंट्स लेकर सवाल मन में आते थे और लगता था शायद उसका जवाब नहीं मिल पाएगा, वो अब आप हासिल कर सकते हैं। या आज आपका राइट है, आपका हक है, आपका हक है, और बहुत बड़ी बात है। को ये हर पोर्टल से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये देवेंद्र जी बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को जानकारी है इस कानून की कि वाकई ये एक बड़ा एक अहम कानून है। लेकिन इस कानून से मुताल्लिक जब हम बात करते हैं, उसके अंदर की इन डेप्थ की बात करते हैं, वहाँ जानकारी में कहाँ कमी नजर आती है आपको कि वहाँ कानून के बारे में, अंदर के बारे में कितना कम जानते हैं? देखिए, आम जनता की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती हो। तो जो भी जान रहा है, RTI लगा रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, वो किसी से पूछ के, किसी के सहारे से या अपनी समझ के हिसाब से जितना पढ़ पाए, उनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं। कह सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख सकता है वो, कि जब RTI लगाता है और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, कब क्या क्यों, ऐसा नहीं पूछ सकते। अगर आ जाता है तो उसे अगली बार पता चल जाता है हमें कब क्या क्यों नहीं पूछना है, बट कोई बताने के लिए नहीं है। जहाँ तक बात करें हमारे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स का या फर्स्ट अपडेट अथॉरिटी का, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। DOPT ने कई बार किया है, कई बार इसको ऑथराइज़ किया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इनकी ट्रेनिंग होती है। मैंने कई जगह जाके इसकी ट्रेनिंग दी है लोगों को। तो इनके लिए जो इधर वाला पक्ष है, सेकंड पार्टी, मतलब फर्स्ट पार्टी जो इन्फॉर्मेशन मांग रही है और सेकंड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो देने वाले तो सुसज्जित हैं, उनको पता है क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, बट सामने वाले को कुछ नहीं पता है जो मांग रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आपने काफ़ी ट्रेनिंग दी है, आप बताएं किस तरह एक व्यक्ति ड्राफ्टिंग उसकी करे।
आरटीआई की? मैं मेन फोकस ये करता हूँ कि आप जब भी इंफॉर्मेशन मांगे किसी डिपार्टमेंट से तो आप फैक्ट्स के बारे में मांगे। आप पहले सोचें कि इससे रिलेटेड, इस समस्या से रिलेटेड या जो भी आप मांग रहे हैं ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है या किस फॉर्म में वहाँ उपलब्ध हो सकती है, उसको मांगे। जब आप स्पेसिफिक आंसर मांगेंगे, स्पेसिफिक फाइल मांगेंगे, तो आपको मना करने से नहीं होगा, कोई मना नहीं करेगा। बट अगर आप उनका ओपिनियन मांगने लगेंगे, रीज़न मांगने लगेंगे, आप पूछ लेंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ का रीज़न अगर सामने है तो बता देंगे क्यों नहीं हुआ है। बट वो नहीं होता है। देरी का क्या कारण है? देरी नहीं, मतलब कोई कारण नहीं लिखता देरी का, देरी है बस इतना है। आप पूछो कि कितने दिन निर्धारित थे और अभी काम नहीं हुआ तो देरी के क्या कारण है, तो कितने दिन निर्धारित वाला एंगल तो आपके सामने आ जाएगा। ताकि वो बता सकें कि इतना उसका फैक्चुअल टाइम क्वेश्चन फ्रेम मांगिए, किया गया आस्क फॉर द फैक्ट्स नॉट द ओपिनियन ऑफ द पीआईओ, साफ मना कर देंगे। आप मना कर देंगे। मना करने की बात जब आती है तो बुशरा मैम, किस तरह का जो एक्सक्यूज आते हैं, किस तरह की जो आरटीआई हैं उनके अंदर किस तरह के जवाब आते हैं मना करने के मामले में, ना देने के मामले में? देखिए, ना देने के मामले में तो वो भी ये भी कह देते कि ये फाइल ट्रेसेबल नहीं है, ये फाइल का हमें अता पता नहीं है। ये जैसे इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक आप मांगिए। अगर आप स्पेसिफिक कभी कभी नंबर देकर, फाइल नंबर देकर भी अगर आप मांगे कि मुझे ये इस फाइल के बारे में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नोट शीट चाहिए, तो वो कह देते हैं फाइल अनट्रेसेबल है। तो इस हद तक भी पीआईओज के आंसर आते हैं कि फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट ट्रेसेबल, या फिर ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, ये इस डिपार्टमेंट के पर्टेनिंग है, तो ये इस डिपार्टमेंट को चला जाना चाहिए, आप आरटीआई अपनी उस डिपार्टमेंट में लगाएं। तो कई हद तक ये होता है कि आपको कभी कभी ड्राफ्टिंग में ऐसे फॉर्मुलेशन भी करना पड़ता है कि आपको घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा उस जवाब को लेने के लिए। कभी कभी सीधा सीधा फाइल नंबर भी दे दो तो वो भी मना कर देंगे, मना कर सकते हैं कि फाइल नॉट ट्रेसेबल। फिर उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप क्या कहें कि नहीं फाइल ढूंढो। फाइल नॉट ट्रेसेबल तो एक फिट केस बनता है नेग्लिजेंस का और डिपार्टमेंटल एक्शन का। नहीं, अगर कोई रिटर्न में आपको दे रहा है कि ये फाइल इज नॉट ट्रेसेबल, कोई ना कोई उसका कस्टोडियन है, रिटर्न में भी होता है। तो ऐसा लिख कर नहीं मिसिंग हो गई वो ये बोल सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। मैंने एक केस देखा था जिसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया था फाइल इज नॉट ट्रेसेबल, द पीआईओ। यानी इस तरह के जवाब भी जो हैं वो दे दिए जाते हैं और सामने वाले को किसी तरीके से खामोश करने के लिए, या अगर उसे नहीं पता है तो खामोश हो जाएगा। कई बार बोल दिया जाता है जो डॉक्यूमेंट आपने मांगे बहुत पुराने, हमने वीड आउट कर दिए। तो उसकी एक वीड आउट पॉलिसी होती है, अगर 10 साल से पुराने के अगर हैं ऐसा उनके वीड आउट पॉलिसी में तो हटा सकते हैं। बट अभी 9 साल ही हुए हैं और हटा दिए हैं तो यहाँ पे एक्शन बनता है। यहाँ एक्शन बनता है, लेकिन अब उसको पता होना जरूरी है कि वो 10 साल के हैं या 9 साल के। अगली आरटीआई में पूछ लेगा वो, या आरटीआई वीड आउट पॉलिसी क्या है आपकी। देखिए, और किस तरह के, जी मैडम आपकी पहली बात। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि उसका एक्शन बनता है, तो आप इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने एक स्टेप लिया तो फिर आप उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं फाइल नॉट ट्रेसेबल, तो मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? एक्शन बनता है, इसमें नो डाउट एक्शन बनता है, बट किस लेवल पे बनता है और मैं कहाँ जाके फिर कंप्लेंट करूं उस एक्शन के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो 30 दिन वाली जो बंदिश थी इन्फॉर्मेशन की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। जहां हम बात ये करते हैं कि उसको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर दी जाए, उसके अंदर वो फिर आगे नेक्स्ट लेवल पर कितनी मैडम उसमें रहती है पाबंदी? नेक्स्ट लेवल पे 90 डेज है, 90 डेज में मिल सकती है आपको। आप अपील भी कर सकते हैं, अपील आपके जजमेंट से लेकर और उसमें प्रोडक्शन में, तो वो जल्द से जल्द, वैसे तो सभी देने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके बाद पेनल्टी का भी प्रोविजन है अगर 30 डेज के बाद आप नहीं देंगे तो। इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जब एक आरटीआई एप्लीकेशन आप लगा देते हैं जी, तो पीआईओ के पास टाइम होता है 30 दिन का मैक्सिमम, जिसमें वो आपको रिप्लाई दे। आपको रिप्लाई मिल गया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फर्स्ट अपील करेंगे, या रिप्लाई नहीं मिला तो भी आप फर्स्ट अपील करेंगे। वो फर्स्ट अपील जो होगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास, वो हमें अगले 30 दिन में करना है। मैं ये टाइमलाइन बताना चाह रहा हूँ, 30 दिन उनके पास है जवाब देने का। जी, न मिले तो उस ड्यू डेट से 30 दिन हमारे पास है फर्स्ट अपील करने का। अगर हम उससे लेट हो जाते हैं तो हम लेट है, फिर हम फर्स्ट अपील नहीं कर सकते। और अगर मिल भी गया है तो जो डेट थी हमें इन्फॉर्मेशन मिलने की, उससे 30 दिन के अंदर हमें बताना है कि हम उससे संतुष्ट क्यों नहीं है। फिर फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास 30 दिन का टाइम होता है हमें रिप्लाई करने का। वो एक्सेप्शनल केसेस में 45 दिन भी ले सकता है, लेकिन ये 15 दिन के डिले के लिए उसको लिख के देना पड़ेगा कि वाई दिस हैज बीन डिलेड। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है? सर, किसी भी डिपार्टमेंट में 2 अधिकारी बनाए गए हैं, एक है जन सूचना अधिकारी, एक है प्रति अपीली अधिकारी। तो आप सुपीरियरिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि हो सकता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो रजिस्ट्रार हो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो और जो डायरेक्टर हो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो। ये दोनों सेम डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, इनको एडिशनल चार्ज मिला होता है पीआईओ और एफएए का। और जो कमीशन होता है जहाँ सेकंड अपील जाते हैं वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, तो इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस। वो 3 स्टेज हो जाती है। उसमें अगर उसको मिला करके हम देखा जाए तो 90 डेज का प्रोसेस आएगा पूरा। 90 डेज हमें तब है जब हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के 45 दिन या 30 दिन बाद जो जवाब मिला है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं, तो हमारे पास 90 दिन है जिसमें कि हम सेकंड अपील कर सकते हैं। लेकिन जब सेकंड अपील फाइल हो गई कमीशन के पास तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, फिर वो तारीख पे तारीख और केस पे केस वाली कहानी है। क्या मैडम वाकई तारीख पे तारीख और केस पे केस आरटीआई एक्ट में भी हमारे सामने आए हैं? देखिए, ये तो एक प्रोसीजर है, मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ही कह लीजिए
जो ये अपील और मतलब एप्लीकेशन से शुरू होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में अगर आप टाइम लिमिट कर भी देते हैं तो बहुत सारी ग्लिचेस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था फाइल नॉट ट्रेसेबल, तो ठीक है उसने 30 दिन के बाद अगर वो जवाब भी देना चाहता है तो भी दे सकता है पीआईओ। ऐसी बात नहीं है अगर 31वें दिन उसको मिल गई है तो एक दिन का या 4 दिन का टाइम लेकर भी जवाब दे सकता है। आप उसको पिनलाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर वो फर्स्ट हैंड आपको 15 दिन में सेम जवाब दे के मामला रफा दफा करेगा, फिर आप अपील पे अपील करते रहिए। दैट इज अंडर योर डोमेन। एक होता है स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिंजेंट मेजर्स का डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्रोविजन है, स्ट्रिंजेंट मेजर्स का भी प्रोविजन है, बट ये कि आपको अकोमोडेट भी करना पड़ेगा एज एन एप्लीकेंट, और पीआईओ को भी ये देखना पड़ेगा कि मेरा काम कैसे एफिशिएंटली हो रहा है या मैं एफिशिएंटली डिसेमिनेट कैसे कर रहा हूँ। इतना स्ट्रिक्ट ब्रैकेट में उनको रखकर आप उनसे चाहें कि आप वो बहुत जल्दी फीडबैक दें तो आपको फीडबैक फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाएगा। मेरी ओपिनियन यही है कि किसी भी चीज़ को एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में डालकर आप उनको बाउंड तो कर रहे हैं बट आप उनसे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट आना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उसको लाने के लिए और भी अभी देखा जाए तो चीज़ें करनी है। लेकिन अगर कुछ आरटीआईज़ के अंदर देखा जाए तो ये भी हुआ है कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। ये क्या है, मैं देवेंद्र जी से जानना चाहूंगा। ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो है सेक्शन 11 में डिफाइंड है आरटीआई एक्ट के। जैसे मांगने वाला जो आवेदक है वो हो गया फर्स्ट पार्टी जी, उसने जिस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग ली पीआईओ हो गया सेकंड पार्टी जी। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी मांगता है विच इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन सप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड की हो इसको, साथ ही साथ प्रोवाइड करते समय मार्क किया हो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तब वो थर्ड पार्टी के डेफिनेशन में आती है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर कोई मांगता है सेकंड पार्टी से जो कि हमें थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड की है, तो हम उसके डिस्क्लोजर से पहले थर्ड पार्टी को एक नोटिस देते हैं 5 दिन के अंदर कि ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और मैंने इसे क्रॉस चेक कर लिया, सेक्शन 8 में कहीं एग्जम्प्टेड नहीं है, हम इसे डिस्क्लोज कर देंगे। अगर अगले 10 दिन में आपने इस पर अपना ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो 10 दिन में अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिस्क्लोज कर देंगे पीआईओ, क्योंकि इनकी इच्छा थी डिस्क्लोज की तभी इन्होंने उनको नोटिस भेजा। अगर इनकी इच्छा नहीं होती, सेक्शन 8 पहले ही एग्जम्प्टेड होता तो नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं थी। कहीं राइट टू प्राइवेसी कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है इसमें? सर राइट टू प्राइवेसी सेक्शन 8(1)(j) में डिफाइंड है कि वहाँ पे अगर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि वो इन्फॉर्मेशन विच कॉजेज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल दैट हैज़ नो पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो आप इंडिविजुअल की प्राइवेसी का इन्वेजन भी कर सकते हैं। अगर कहीं करप्शन ही एक्सपोज करना है और कुछ गलत हुआ है तो वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि किसी व्यक्ति की हम इनकम टैक्स की डिटेल मांग लेंगे, कितना ये इनकम टैक्स पे करता है आप मुझे बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो बोलेगा नहीं दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट गिव इट टू यू। इन्फॉर्मेशन देने के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की बात की जाती है। क्या ये मैडम बाकायदा कोई ओहदा है या ऑफिस के किसी भी जिम्मेदार या ओहदेदार को ये एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है? देखिए आप अगर कहें कि एक सैंक्शन पोस्ट है, जैसे हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में कहें तो ऐसे सैंक्शन पोस्ट कोई नहीं है। एक किसी भी ऑफिसर को आप पीआईओ बना सकते हैं, लेकिन ऑफिसर शुड बी ग्रुप बी जिसे हम कहते हैं, या फिर एक मीडियम लेवल ऑफिसर होगा, उस ऑफिसर लेवल के पर्सन को आप पीआईओ डेजिग्नेट कर सकते हैं। ऐसे कोई स्पेशल क्रिएटेड पोस्ट नहीं है, मतलब मेरे उसमें ध्यान में। जब पीआईओ के पास वर्कलोड ज़्यादा हो तो असिस्टेंट पीआईओ भी नियुक्त कर दिए जाते हैं एप्लीकेशन लेने के लिए, असिस्ट करने के लिए, जिससे कि टाइमली इन्फॉर्मेशन जा सके। इसका भी टाइमलाइन इन्फॉर्मेशन की आप बात कह रहे हैं, वो टाइमलाइन इन्फॉर्मेशन क्या अभी तक इस कानून के तहत हो पा रही है? सर देखिए डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन पे, डिपेंड करता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे, डिपेंड करता है एप्लीकेंट पे, क्योंकि आरटीआई एक्ट ने क्लियर बोला है न केवल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि टाइम बाउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 30 डेज। और जैसे ही 30 डेज से आगे बढ़ता है उनका कांटा चालू हो जाता है। उन्होंने साफ लिखा हुआ है सेक्शन 21 में कि अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन देने में देरी करते हैं तो उनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जा सकती है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपये तक जा सकती है। तो आप ये देखिए कि 30 दिन के अंदर अंदर देना है और 30 दिन से लेट हुआ तो 250 रुपये पर डे का फाइन होगा। तो टोटल आप दोनों को एक साथ पढ़ें तो समझ में आएगा आपको कि भाई 30 दिन के अंदर देना ही है, ऐसा कानून चाहता है। ठीक है ना। उसके बावजूद पेंडेंसी कहाँ आ रही है? पेंडेंसी देखिए, पेंडेंसी कई तरीके की है। पेंडेंसी का मेन जब पेंडेंसी की बात करता हूँ तो कमीशन लेवल बात करता हूँ, क्योंकि वहीं फैसला होता है और वहीं सबसे ज़्यादा देर होती है। अब यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक इन्फॉर्मेशन मांगने वाला बंदा जी, दूसरा इन्फॉर्मेशन देने वाला पीआईओ और तीसरा कमीशन। अब पेंडेंसी में तीनों का रोल है। अगर किसी इन्फॉर्मेशन मांगने वाले ने ठीक से, उसे नहीं पता है क्या इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए क्या नहीं मांगनी चाहिए, उसने पुअर ड्राफ्टिंग करके या गलत जगह एप्लीकेशन भेज के मांग ली इन्फॉर्मेशन और उसे नहीं मिली उसके सेटिस्फेक्शन लेवल की, तो फिर वो आगे बढ़ के अपील करेगा। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को बढ़ाएंगे।
दूसरा आ जाता है इन्फॉर्मेशन देने वाले उन पे अथॉरिटीज़ पे। जी। जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी का रोल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नेग्लेक्टेड है, मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप उनसे अपील करते हो, प्रथम अपील, और कहते हो साहब ये एप्लीकेशन हमने मांगी थी, ये इन्होंने प्रोवाइड किया है, मुझे इसमें ऐसा ऐसा कमी दिख रही है, आप इनसे कहो कि ये दें। अब यहाँ पे अगर उसी जगह पे ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन एक्शन ले ले तो हो सकता है कि उससे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो उसने पॉइंट आउट किया है और ये कमीशन तक बात ना जाए। लेकिन जनरल जो मैंने ट्रेंड देखा है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बस उस पर ही स्टाम्प लगा के बोल दिया जाता है कि जो आपको दिया गया है वही सही है, वही सही है। तो वही सही के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो जाते हैं कमीशन तक। ये हो गया दूसरे स्टेक होल्डर की बात। अब तीसरा आते हैं कमीशन की बात। कमीशन। अब कमीशन में क्या है कि हर राज्य में 11 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात है, एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, बाकी 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। आप देखेंगे अभी तो तब भी कंडीशन थोड़ी सही हो गई है, आज से कुछ साल पहले की बात अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की वैकेंसीज खाली है, उनका अपॉइंटमेंट टाइमली नहीं होता। जब टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो एक दिन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 100 केसेस को निपटा दे रहा है, तो अगर साल भर अगर पोस्ट खाली रह गई तो आप समझ सकते हैं कितनी पेंडेंसी बढ़ जाएगी। पेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ये इनका भी उसमें रोल है, क्योंकि इनका कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कमीशन से आपकी इन्फॉर्मेशन कितने दिन में मिल जानी कितने दिन में मिल जानी तो ये चाहिए। पेंडेंसी के लिए तीनों ही फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। मैडम, जब भी कोई कानून आता है उसमें वक्त और ज़रूरत के हिसाब से उसमें तरामीम की जाती हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। अगर हम आरटीआई की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी क्या नाम है तरमीम है, अमेंडमेंट्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? देखिए उसमें अमेंडमेंट्स में तो अभी रिसेंटली 2019 का ही अमेंडमेंट है, जिसमें उन्होंने वैसे तो ज़्यादा अमेंडमेंट किए नहीं गए हैं इस आरटीआई एक्ट में, बिकॉज एक सेंसिटिव एक्ट है और बहुत ही जिसे कि सिटीज़न फ्रेंडली आप कह सकते हैं, और सिटीज़न की रिक्वायरमेंट के लिए भी है। तो इतने ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स ना करते हुए सिर्फ अभी 2019 में उनका लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है उसमें उन्होंने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही अमेंड किया है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रूल्स जो वो करेंगे उसके हिसाब से होगा। उनका टेन्योर जो पहले एक 5 ईयर टर्म फिक्स था और उसके बाद अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज उसको चेंज करते हुए टिल द टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसाइड करेगी उस हिसाब से उनका टेन्योर्स और सैलरीज फिक्स्ड होंगी। मतलब सीआईसी का? जी, सीआईसी है और स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनके टेन्योर्स वगैरह को डिफाइन अलग से किया गया है। अलग से किया गया जी। इसका क्या असर, इस तब्दीली का या इस अमेंडमेंट का असर क्या आम नागरिक को जो हासिल है एक राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या उस पर कोई असर पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आम नागरिक के इश्यूज इतने बड़े होते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाए जब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के लेवल पे। तो ऑफिसर केवल इसलिए कि उसकी सैलरी या उसका टेन्योर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो उससे वो प्रभावित होकर आम आदमी की हेल्प नहीं करेगा। उतने बड़े इश्यूज़ नहीं होते, छोटे इश्यूज़ के लिए हो जाते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिनके इन्फॉर्मेशन के निकलने से अच्छा खासा बवाल हो सकता है, आप आरबीआई के डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांग लीजिए तो कुछ निकल के आ जाएगा सामने, कुछ और ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए। तो ऐसा देने से ज़रूर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स बचेंगे ये सोच के कि अगर मैं दे दिया मैंने और कुछ इससे बवाल हो गया तो फिर क्वेश्चन यही उठेगा किसने दिया या किसने दिलवाया। तो यहाँ पे चूंकि अब टेन्योर और सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। राइट के ऊपर देखा जाए, कानून के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई सीधा सीधा असर नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फ्रेमवर्क में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो भी दायरे थे राइट टू इन्फॉर्मेशन के, उसमें सिटीजन के राइट को लेकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। खुफिया महकमों की बात आती है, वो कौन कौन से ऐसे दायरे हैं जहाँ पर कुछ महकमों को इससे अलग रखा गया है? वो कौन कौन से ऐसे महकमे हैं मैडम? देखिए जो भी सेंसिटिव हैं, जैसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, जो हमेशा डिफेंस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग किए गए हैं। और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें, कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इफेक्ट होगा अगर एट पब्लिक एट लार्ज या फिर इंडियन इकॉनमी को लेकर, उन इदारों को भी इस के एस्पेक्ट से बाहर गया। मतलब जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें आरबीआई भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो उस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को इससे दूर रखा गया है आरटीआई से। जी, मैं कुछ रिमार्क्स लेना चाहूँगा। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा इसमें। बैंक और आरबीआई दोनों ही आरटीआई के दायरे में हैं, फुल फ्लेज हैं, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। नहीं, मैंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हमारा, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है तो उनको अलग रखा गया है। जो एडवर्सली अफेक्ट कर दे वो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में डिफाइन है, वो इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या कोई और इंटरेस्ट उस पर असर पड़ रहा हो एडवर्सली, तो वो नहीं देंगे, वो एक अलग एग्जम्पशन कैटेगरी में आ गई। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात की आपने, हमारे आरटीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ 22 ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं। 22 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको बोला गया है कि आरटीआई के दायरे में ये नहीं आते हैं। आईबी हो गया, रॉ हो गया, सीरियस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो गया, जैसे मैम ने बोला,
एक और ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, इस टाइप के कुछ को मना कर रखा है क्योंकि वो हैं देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, तो उनको मना कर रखा है। लेकिन उसमें भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या करप्शन की केसेस हैं तो आरटीआई एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जहाँ पे इसका एलिगेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन भी दी जानी चाहिए। क्योंकि एक्ट का मेन एम तो कंटेन करना था करप्शन को। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के अलावा जो एम्प्लॉई हैं, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉई हैं, उनके प्रमोशन या उनकी सैलरी से रिलेटेड या उनकी पदोन्नति से लेकर के कोई भी बात अगर पूछी जाती है आरटीआई में, क्या वो उसका भी जवाब देंगे या वो भी नहीं दे सकते? नहीं, वो आरटीआई में मांगने की जरूरत नहीं। पहले तो आरटीआई में देंगे नहीं, मना है, नहीं दे सकते। वो साफ साफ लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और करप्शन केसेस उसमें ही देंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी अगर आपको प्रमोशन से रिलेटेड है या कुछ इश्यूज हैं तो उस डिपार्टमेंट के जो भी तरीके हैं, जो भी ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम है, आप उसको एग्जॉस्ट करिए, उसको एग्जॉस्ट किया जाए। अब अगरचे किसी भी कानून की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्लाह की, उसमें बेटरमेंट की गुंजाइश होती है। मैडम, क्या बेटरमेंट आपको नजर आता है इस कानून के अंदर? क्या कुछ ऐसी चीजें भी होनी और ज़रूरी आपको लगती हैं जिससे और ज़्यादा आसान हो जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन? देखिए, इन्फॉर्मेशन वही है कि आप अगर आसानी की बात कहें तो कुछ तो चेक और बैलेंसेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इस आरटीआई एक्ट का अब्यूज़ भी काफ़ी हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोग अपने पर्सनल एजेंडा के तहत भी कई वो करते हैं, जिसमें एक एडिशनल बर्डन पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर। तो जैसे हम कोर्ट में कहते हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कि आप गलत अपील फाइल करते हैं या गलत फैक्ट्स लेकर आते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, मान लीजिए इस एक्ट के तहत, तो उसको कर्टेल करने के लिए भी मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए टू इम्पोज सम काइंड ऑफ अ पेनल्टी और सम काइंड ऑफ अ फाइन ऑन सच फ्रिवलस पर्सन्स, कि जो ये सब एप्लीकेशन से बर्डन और क्रिएट ना करें पीआईओ पर के लेवल पे और कमीशन के लेवल पे, बिकॉज ये पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। पेंडेंसी कोई रुक नहीं रही है। कोविड की वजह से आपने देखा ये सब ऑर्गेनाइजेशन मोर और लेस नॉन फंक्शनल हो गई थी अपेरेंटली। तो उसकी वजह से इन सब चीज़ों को देखते देखते, और आपको अगर एक एफिशिएंट सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चाहिए तो इस तरीके का अब्यूज़ को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सिंह साहब, मेरे कुछ सजेशंस होंगे जी। पहले की जब मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दिया मैंने कि ऑनलाइन आरटीआई में आदमी किसी का नाम कुछ भी यूज़ करके कर ले रहा है। मुझे लगता है कि आरटीआई एप्लीकेशन के स्टेज पे आपको एक आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो हम सेकंड अपील पे कर रहे हैं। एटलीस्ट पता चले कर रहे हैं हमें, वो शुरू में ही करनी चाहिए कि आप अगर मांग रहे हो तो बताओ कि हो कौन, क्योंकि वैसे भी आरटीआई एक्ट में साफ लिखा है कि इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिटीजन को ही है। आप सोचो कि विदेश से आके आप रेजिडेंट हो, मांग लो तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंसान किसी दूसरे के नाम से लगाता है वो भी इंडियन सिटीजन ही होता है। उसकी आईडी दे, वो जिसके नाम से लगा रहा है उसकी आईडी, मुझे दिखना चाहिए कि कौन आईडी मांग रहा है। देवेंद्र कानपुर नहीं होना चाहिए, देवेंद्र कुमार सिंह, और पूरा एड्रेस होना चाहिए आईडी प्रूफ के साथ। एक सेशन ये है। दूसरा सेशन मेरा ये है कि काफ़ी टाइम हो गया आरटीआई एक्ट को आए हुए, आज से 17 साल हो गए। वो 10 रुपये की फीस और 250 रुपये पर डे का जुर्माना जी, जो 25,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट थी, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। फीस हमारी बढ़ा के कम से कम 50 रुपये 100 रुपये कर देनी चाहिए, जिससे कि सीरियस एप्लीकेशन ही आए जी। और जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनके ऊपर फाइन का भी दायरा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर 2005 में किसी पे 25,000 की फाइन लगता था, समझ लीजिए उसकी महीने भर की सैलरी जाती थी। आज महीने भर की सैलरी अगर काटनी है आपको तो लाख रुपए तो काटना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है रिवाइज कर देना चाहिए उस लिहाज से। लेकिन मुझे लगता है आपको ज्यादा सैलरी भी रिवाइज होनी चाहिए उस हिसाब से। आज है ना, आज है, ठीक है। आप अब जो करो, मतलब एक सजेशन है, आप कुछ भी उसका रेज ले आओ, इन्फ्लेशन काउंट कर लो उसमें। थर्ड मुझे ये कहना है, मैंने बोला था फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि वो काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। आपने अपील के लिए बोला, उन्होंने देखा ठीक है, मोहर लगा दी, काम खत्म। उसके बाद सेकंड अपील में जब गए तो उस बुलाया जाता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से कुछ नहीं पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया। केस बनता है देवेंद्र कुमार सिंह वर्सेस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दिस। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का कोई रोल ही नहीं, कोई रोल नहीं। तो एटलीस्ट उनकी जवाबदेही तय करो आप। जो आप 30 दिन 45 दिन बीच में 60 दिन लगा रहे हो उनको, या तो उनको सिस्टम से हटा दो, क्योंकि वो ऐसे भी खास कुछ कर नहीं रहे, या उनकी जवाबदेही तय कर दो कि जब वो अपील में बुलाया जाए तो एटलीस्ट उन पे भी कुछ चीजें हों। असल में सेम डिपार्टमेंट की होने की वजह से जी उनका दायरे में और कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए आता नहीं है। जो पहली इन्फॉर्मेशन आई है पीआईओ से, उसके बियॉन्ड वो उसको रिवर्ट बैक भी नहीं कर सकते कि नहीं आप दोबारा ढूंढिए इस फाइल को या इस डॉक्यूमेंट को आप क्यों नहीं प्रोवाइड करें। तो वो बीइंग फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता जैसे उस पर स्टैंप लगा के आगे भेजने के। सर, जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन कोड कर दिया कि दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन जी। हम ये नहीं कह रहे फाइल नहीं है, फाइल है, मिल गई, सब कुछ ठीक है। उसने बोल दिया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। और मुझे आरटीआई की नॉलेज थी, मैंने बताया कि सर ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो पहले है नहीं, और अगर है भी तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अनवारंटेड इन्वेजन नहीं है प्राइवेसी का। मैंने एक दलील दे दी, तो एटलीस्ट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उस दलील को तो देखे, उसके हिसाब से रिवाइज कर दे कि ठीक है अब प्रोवाइड कर दो,
काइंड ऑफ ऐसा होना चाहिए। यानी ये कोई भी आरटीआई लगाने वाला ये दलील मैं दे छोटा सकता सा है, एग्जांपल दे रहा हूं। अगरचे उसके सामने ये बात आती है जो आपके सामने आई है कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो आप ये दलील दे सकते हैं। फर्स्ट अपील में आप यही करते हैं, फर्स्ट अपील में आप यही बताते हैं कि क्यों मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, इन्होंने क्या गलत किया, क्यों मना किया है। एक छोटा सा केस बताऊं मैं आरबीआई का, किसी को आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेन करनी थी, मैंने उसकी मदद की, उसका रिप्रेजेंटेटिव मैं ही बन गया, मैंने उसको कंप्लेन कर दी, उसके जो एटीएम फ्रॉड के पैसे हुए थे उसको वापस आ गए, लेकिन मुझे वो ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली जिसके थ्रू इन्होंने दिया। तो मुझे लगा कि स्पीकिंग ऑर्डर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं जान जाऊंगा किस बेसिस पे दिया है इन्होंने, तो आगे किसी केसेस में वो हेल्प मिलेगी। मैंने उसकी आरटीआई लगाई, मैंने बोला कि मुझे प्रोवाइड कर दो, उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, बोल के ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, आपको नहीं दे सकते, जबकि आई वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन इन दैट केस, और उसी केस का हमें ऑर्डर चाहिए था। तो अब मैंने फर्स्ट अपील अथॉरिटी को जब बताया कि मैं इस केस में ऐसा ऐसा था, तो उसने रिवाइज किया, उसने बोला कि भाई चेक करो कि सच में रिप्रेजेंटेटिव थे कि नहीं, और अगर थे तो दे दो। तो ये यहाँ पे रोल है फर्स्ट अपील अथॉरिटी का। ये रोल होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है अभी कि सेम ऑफिस आप मिनिस्ट्रीज में जाएंगे तो एक आरटीआई सेल है जी। वहीं पे फर्स्ट अपील भी, वहीं पे सेकंड अपील भी, तो वहीं पे मुहर लगती रहती है। लेकिन अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लखनऊ में बैठा है, मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है नरीमन पॉइंट मुंबई में बैठा है, तो ये सेम पे मुहर नहीं लगने वाली है, वो देखेगा और सही इन्फॉर्मेशन दिलवाएगा। जी। यहाँ पे इसका असर है, यहाँ तो पर इसका इसका रोल असर थोड़ा सा स्ट्रेंथन क्या करने की पब्लिक आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है वो डिपार्टमेंट से ही होना जरूरी है, हाँ, हाँ, हाँ। या एक अलग से नियुक्त कर दिया जाए? नहीं, देखिए अलग से नियुक्त करने वाली बात नहीं है। 2005 में जब ये कानून आया, जी, नया नया कानून था, तो क्या किया गया, सबको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बन जाओ, आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बन जाओ, और वो बनने लगे, उन्होंने काम किया। बेसिकली वो इंजीनियर थे या फिर वो ऑफिसर थे, उनका मेन रोल किसी और चीज़ में एक्सपर्ट था, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते थे, हाँ, लेकिन एक उनकी एडिशनल expertise चार्ज अलग दे थी दिया और कि आप ये इन्फॉर्मेशन दे देना। जी। वो तब ठीक था क्योंकि थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आई, उन्होंने दे दिया। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ जब केसेस बढ़ने लगे, सारा कुछ होने लगा है, तो या तो उनके पास डबल चार्ज बढ़ गया है, देखा जाए। वर्कलोड बढ़ गया है, या तो वो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, या अगर दे रहे हैं तो वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो इसलिए अब मुझे लगता है समय आ गया है कि आप यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पीएससी के थ्रू अलग से आप पोस्ट निकालिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की या फर्स्ट अपील अथॉरिटी की, जिससे कि ये इसी काम के लिए नियुक्त हों, इनका काम भी यही रहे। तो जब करप्शन वगैरह से लड़ना होगा ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा जी, कि वो जिसने भी करप्शन किया वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। और पेंडेंसी भी कम होगी, पेंडेंसी मैडम कम क्या Pendency कहती हैं? भी। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा इसका। जी, अगर बिल्कुल। सेपरेट ऑफिसर्स होंगे जो इसी को लुक आफ्टर करेंगे तो पेंडेंसी कम होगी ही होगी। और जरूरी every है level। पेंडेंसी को कम करना भी, जी। जिस तरीके से इस जदीद दौर का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दोनों खास मेहमानों का कि आपने इस कानून के ऊपर जो है इतनी अहम रोशनी डाली, और हमारे नाजरीन ने भी उससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करते हैं। आप अपने राय और मशवरे हमें भेज सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है अपना मुल्क अपना आइन @gmail.com। आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।